किया था और मुझे इससे हर्फ में इन्वेस्ट करने के लिए और अपनी दवाओं के लिए पैसे उधार लेना पड़ा। आखिर ये कमीना बच्चा सोच क्या रहा था। यहाँ वो लड़की बोलती है कि वैसे अगर ब्याज और मूल जोड़ दिया जाए तो लगभग कुल 6,000 यांग होता है। तो चलो एक काम करो, अभी सारे पैसे मुझे अभी दे दो, और अगर तुम्हें ये इतना मुश्किल लग रहा है और तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसमें लिखा होगा कि आखिर तुम मुझे कब पैसे लौटाने वाले हो। यहाँ हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये कर क्या रहा है। ये बच्चा क्यूआई ब्लॉकेज के एक्सपीरियंस करने के बाद से यहाँ पर अभी सोकर उठा है, और अब ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे लग रहा है ये इन सब लोगों की चाल है। इन्होंने जानबूझ करके पहले क्यूआई को ब्लॉकेज करवाया और इन्होंने एक्सपीरियंस करवाया इस बच्चे को, और उसके बाद जब ये समझ गए कि ये काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में है और अब दोबारा उठ गया है और यहाँ पर इसके पास ना पैसा है और ना इसके पास ताकत, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर रहे हैं और अपना पैसा वापस चाहती है। ये सारी की सारी इसकी चाल है। ये बच्चा इस क्यूआई टेक्निक से अपने फेम को बढ़ाना चाहता था और तो और अपने रिस्पेक्ट के साथ अपनी संपत्ति बढ़ाना चाहता था, इसलिए इसने इन्वेस्ट किया, लेकिन सारा का सारा बेकार हो गया है। लेकिन मैं इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ कि ये बिस्तर में पड़ा हुआ था, और अगर मैं ये बात कहूँगा कि मैं बीमार था तो भी ये इस बात को नहीं मानने वाली है, क्योंकि सारी की सारी इसी की चाल है। ये ऐसे बुरे काम कर रही है जो इसे नहीं करने चाहिए थे, लेकिन फिर भी मेरा कोई मतलब नहीं। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं इतना पैसा तुम्हारे लिए खर्च कर सकता हूँ और तुम्हें दे सकता हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद तो वो भी एकदम सरप्राइज रहती है और बोलती है कि क्या। और मैंने सोच रही होती इतनी आसानी से कैसे मान गया। पिछली बार मैंने सोचा हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा बुरा है और बहुत गुस्से से बात करा था, लेकिन इस बार तो ये बहुत काम है, इसमें इतना चेंज। तभी हमारा एमसी बोलता है कि आंगवा जल्दी से ब्रश और चाय लेकर के आओ। हाँ यंग मास्टर। वो साइन कर रहा होता है, मन सोच रहा होता है कि अगर कुछ बुरा कर भी रही है तो आखिर मेरा इससे क्या लेना देना है। वैसे भी भले ही ये बॉडी उस बच्चे की हो, लेकिन सोल तो मेरी है ना, और मैं इस बच्चे की बॉडी के साथ ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ से भाग करके मैं कुछ टाइम बाद यहाँ से भागने ही वाला हूँ, तो आखिर क्या ही मतलब है कि कुछ भी करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर वो लड़की मानो सोच रही होती है कि आखिर ये क्या कर रहा है, ये इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। सोच करके हैरानी है। मैं जानती हूँ कि बहुत बड़ा लापरवाह था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को पढ़े बगैर इसने साइन करना शुरू कर दिया। ये इतना समझदार भी नहीं है, समझ में नहीं आता आखिर ये किस तरीके का है। ये थर्ड यंग मास्टर है, लेकिन आखिर ये कितना बेवकूफ़ हो सकता है। तभी वो उसे हाँ करने लग जाती है और बोलती है कि एक बात और, अगर तुम पैसे नहीं दे सकते हो तो जब मैं तुम्हें बुलाऊंगी तब तुम्हें आना होगा इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद, और हाँ एकदम वफादार कुत्ते की तरह। अब इस बात को सुनने के बाद तुम्हारा एमसी भी सरप्राइज रहता है। मैंने सोच रहा होता है कि ओ नो, पिछली ज़िंदगी में भी मैं बहुत बुरी तरीके से कुत्तों की तरह ज़िंदगी जिया हूँ, और अब जब मैं यहाँ से एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ और मुझे दोबारा मौका मिला है तो ये मेरे साथ कुत्ते की तरह व्यवहार करेगी। ये सब कुछ इन लोगों की चाल है, मुझे यहाँ पर जानवर की तरह रखने के लिए ये जानबूझ के मुझे फंसा रहे हैं। और ये बच्चा, इसका शरीर मिलने के बाद भी ये मुझे कितना परेशान कर रहा है। तभी वो बोलते हैं कि बस इतना ही, ये लो मैंने साइन कर दिया। सो बोलती है कि ठीक है, जब सारा पैसा मिल जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तब तक हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना होगा, क्योंकि अब हम दोनों ठेकेदार हैं। यहाँ पर वो बड़ी डेवली स्माइल कर रही होती है। तो हमारा एनसी बोलता है कि रिस्पेक्ट, तुम इस बेकार कॉन्ट्रैक्ट को करने के बाद चाहती हो कि मैं तुमसे रिस्पेक्ट करूं, तुम बहुत बेवकूफ़ हो। यहाँ पर बोलती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। जिस पर बोलती है कि आंगवा बाहर जाओ और शाही गार्ड को लेकर के आओ। जिस पर बोलती है कि हाँ मास्टर। यहाँ पर लड़की बोलती है कि अचानक कमांडर गार्ड को क्यों बुला रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि ज़रा उसे आने तो दो। तभी वहाँ पर गार्ड आता है और बोलता है कि मास्टर आपने मुझे बुलाया। हमारा एमसी बोलता है कि हाँ, तुम एक काम करो, गाड़ी तैयार करो क्योंकि मुझे कहीं जाना है। जिस पर गार्ड बोलता है कि मास्टर लेकिन आपकी हालत इस समय इतनी अच्छी नहीं है कि आप जा सकें। हमारा एमसी बोलता है कि मैंने कहा है ना कि मैं जा रहा हूँ, और मैं किसी और के पास नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताना है। इसलिए जितना जल्दी हो सके गाड़ी तैयार करो और महल में ही संदेश भिजवाओ। ये सुनने के बाद वो भी सरप्राइज रहती लड़की। एंड यहाँ पर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि उनसे कहो कि उनका थर्ड डिसाइबल यानी कि थर्ड यंग मास्टर आ रहा है उनसे मिलने के लिए, जितना जल्दी हो सके गाड़ी तैयार करो। जिस पर बोलता है कि मैं समझ गया यंग मास्टर, लेकिन क्या अभी आप डीमन लॉर्ड से मिलना चाहते हैं, मैं उन्हें संदेश भिजवाऊँ। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि हाँ, अनुमति मिलते ही गाड़ी तैयार कर देना। जिस पर वो हाँ बोल देता है। यहाँ पर लड़की बोलती है कि अरे तुम ये कर क्या रहे हो, तुम यंग मास्टर को अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, तुम इस तरीके से डीमन लॉर्ड को कैसे बता सकते हो इस बारे में। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि तुम क्या चाहती हो, और वैसे तुम भी जानती हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट इनलीगल है और तुम्हें तो मुझे जवाब देना चाहिए। फिर भी मैं डीमन लॉर्ड के पास लेके जा रहा हूँ और उनसे ही बात पूछूंगा कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल है या फिर नहीं है। ये सुनने के बाद एकदम सरप्राइज रहती है और बोलती है कि तुम आखिर कर क्या रहे हो, हम एक साथ मर जाएंगे अगर ये सब कुछ हुआ तो। तुम्हें मालूम भी ना कि अगर डीमन लॉर्ड की बात पता चली तो वो बिल्कुल सुनना बर्दाश्त नहीं करेंगे और तुम्हें मार डालेंगे। जिस पर हमारा एनसी बोलता है कि हाँ, पर मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, तुम्हें इससे इतनी प्रॉब्लम है। जिस पर वो बोलती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, अगर तुम्हें पता है वैली डीमन को पता चल गया तो कितना गुस्सा करेंगे, हमारा कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेगा, इसके साथ हम भी मारे जाएंगे। हमारा एमसी बोलता है कि तुम सही हो, अगर इस बारे में डीमन लॉर्ड को पता चल गया
तो वो मुझे डांटेंगे, और हो सकता है कि मुझे राज्य से भी निकाल दिया जाए, और हो सकता है कि मैं अपनी जितनी भी टेक्निक्स हैं और जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अपनी खो दूँ, अपनी काबिलियत भी खो दूंगा। लेकिन मेरे साथ क्या होगा ये तो बात की बात है, लेकिन सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। दुनिया में हर कोई तुम्हें जानता है, क्योंकि डीमन सेक्ट में 7 ऐसे परिवार हैं जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, और 7 परिवारों में से तुम उनमें से आती हो, और तुम लोग इस मामले में काम करते हो। मेरे लिए ये स्थिति थोड़ी बहुत बुरी हो सकती है, क्योंकि मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा, मुझे ज़्यादा डांट नहीं पड़ेगी। लेकिन इस मामले में तुम लोगों को, क्योंकि ये इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट है और इतने बड़े परिवार इतने इनलीगल काम कर रहे हैं, तो जब ये बात डीमन लॉर्ड को पता चलेगी तो वो इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ, तो अपने परिवार के स्टेटस का इस्तेमाल करके बच जरूर सकती हो, लेकिन फिर भी तुम्हें कारावास मिलेगा, सजा मिलेगी, और यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार की रेपुटेशन और रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। तुम्हारे परिवार में सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा, और हो सकता है कि जोक्सा फैमिली से तुम्हारा सब कुछ तुम पे छीन लिया जाए, यहाँ तक कि तुम्हारा स्टेटस भी। फिर तुम्हारी हालत कितनी ज़्यादा बुरी हो जाएगी तुम खुद ही सोच सकती हो। इस इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट के बाद बेचारी के पसीने पसीने छूट रहे होते हैं, और मन सोच रही थी ओह नो, अगर डीमन लॉर्ड की बात पता चल गई है तो मैं मर जाऊंगी, मेरा फैमिली स्टेटस और सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ ये पैसे छोड़ने होंगे। वाराणसी बोलता है ठीक है तो मैं चलता हूँ, मैं जाने का समय हो गया है। तभी बोलती कि एक मिनट रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम सबसे टॉप क्लास के डीमन लॉर्ड नहीं बनना चाहते हो, वो भी आखिरी डीमन लॉर्ड। वाराणसी बोलता है कि क्या टॉप क्लास का डीमन लॉर्ड, एक लीडर, ये बहुत रिडिकुलस है, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूँ। और वैसे भी तुम जानती हो ना कि मेरे पास ऐसा कोई भी मौका नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैं अपनी कोई ब्लॉकेज की वजह से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में हूँ, मेरे शरीर की हालत इतनी अच्छी नहीं है, और ना ही अब मेरे पास पैसा है, तो फिर मैं ऐसा बन ही कर सकता हूँ। चलो तब हम जाकर के डीमन लॉर्ड से मिलते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताते हैं। यहाँ वो बोलती है कि एक मिनट रुक जाओ, तुम आखिर करना क्या चाहते हो। हमारा एनसी बोलता है कि तुम आखिर किस बारे में बात कर रही हो, जिस पर लड़की बोलती है कि मुझे आखिर क्या करना चाहिए तुम बताओ। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि ओह, यहाँ पर लड़की बोलती है ब्लश करते हुए कि तुम डीमन लॉर्ड के पास मत जाओ, तुम जो चाहते हो मैं करने के लिए तैयार हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट इनलीगल है, रुक जाओ। हमारा एमसी बोलता है ठीक है तो लो, और इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने हाथ से फाड़ो, चलो। और आज के बाद से ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, और ना ही तुम मुझे कुत्ता बनाओगी ना मैं तुम्हें। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जहाँ पर कुछ लोगों को मार चुका होता है, और वही फ्लैशबैक उसे याद आ रहा होता है, जहाँ पर बोल रहा होता है हाँ जिन, तुम इस ज़िंदगी से थक नहीं गए हो क्या, क्या तुम यहाँ से निकलना नहीं चाहते हो, क्या तुम यहाँ से जा करके एक गांव में जा करके हरियाली खुशबू जैसी गंध नहीं पाना चाहते हो, एक परिवार नहीं बनाना चाहते हो। यहाँ पर ये सारी की सारी बातें हमारे एमसी को फ्लैशबैक याद आ रहा होता है, जहाँ पर हमारे एमसी ने बेवजह कुछ लोगों की जान ले ली होती है, और कुछ बच्चे और परिवारों की भी। वो बोल रहा होता है ये सब कुछ क्या है। यहाँ पे एक आदमी बोल रहा होता है कि हमने जितने भी लोग थे उन सबको चुन चुन कर मार डाला है, यहाँ पे एक चीटी भी नहीं बची है। हमारे एमसी बोलता है उन्होंने हेवनली अलायंस को धोखा दिया है, और ये एक देशद्रोह है, वहाँ कोई नहीं बचना चाहिए, इसलिए आसपास की जितनी भी आबादी है खोजो और उन सबको ख़त्म कर दो। तभी वहाँ किसी की आवाज़ आती है कि एक मिनट रुक जाओ। हमारा एमसी एकदम सरप्राइज रहता है, और उस बच्चे के हाथ में देखता है तो वही पंछी होता है जो उसके दोस्त ने बनाया हुआ होता है। दरअसल ये उसी के दोस्त का परिवार होता है, जो चोरी छुपे वो अपना परिवार बना चुका होता है हमारे एमसी को बताए बगैर, और यहाँ तक कि हेवनली अलायंस को बताए बगैर। हेवनली अलायंस में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कभी भी ना तो परिवार बना सकता है और ना ही किसी के साथ रह सकता है, वो सिर्फ उनका एक कुत्ता है जो उनके लिए लड़ते लड़ते मर जाएगा, और कुछ भी नहीं। यहाँ हमारा एमसी उसे देख रहा था, वो एकदम सरप्राइज रहता है, वो कुछ और नहीं बल्कि उसके दोस्त का होता है। तब उसे याद आता है, तो एकदम सरप्राइज रहता है कि किसी आवाज़ किसी सुनाई देती कि एक मिनट हट जाओ यहाँ पर। सामने से एक बंदा यानी किसी का दोस्त सब कुछ काटते मारते आ रहा होता है, और यहाँ पे हमारा एमसी देख रहा होता है। यहाँ पे वो दोस्त उसकी तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है और हमारे एमसी पर अटैक करता है, और उसके मुंह पर एक स्क्रैच लग जाता है, उसके हमारे एमसी की तलवार टूट जाती है, वो आगे बढ़ता है। हमारा एमसी एकदम सरप्राइज रहता है और अपने बच्चों को देख रहा होता है वो, और रो रहा होता है। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि एक मिनट प्लीज़ मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता था, हमें बताया गया था कि ये हमारा कर्तव्य है। हेवनली अलायंस को जिस किसी ने भी धोखा दिया है, विश्वासघात किया है, वो देशद्रोही है, इसलिए हमने उसे सजा दी। यहाँ पर जितने भी परिवार थे हमने उन्हें मार डाला, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा परिवार है, प्लीज़ एक मिनट के लिए, मैं सचमुच में नहीं जानता था। यहाँ पर वो जोर जोर से रो रो कर चिल्ला रहा होता है और बोल रहा होता है तुम लोगों ने मार डाला, आखिर क्यों, तुम लोग बेवजह अपनी नौकरी के चक्कर में इतने सारे मासूमों की जान क्यों ले रहे हो, आखिर इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, किस तरीके से तुम लोग इसकी जान ले सकते हो। यहाँ पर हेवनली अलायंस के लोगों ने उसके दोस्त की भी जान ले ली होती है, एंड यहाँ वो बद्दुआ दे रहा होता है कि तुम हर दिन हत्या करते हो, बेवजह लोगों को मार डाला, चुन हाजिन, तुम जिंदगी के बारे में क्या सोचते हो, कुछ भी नहीं। वो ब्लड पेस्टिसाइड, उसने उसे धोखा देने की वजह से उसकी जान ले ली होती है। यहाँ पे वो बोले जा रहा होता है मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ, तुम एक हत्यारा हो, क्या तुम हत्यारे की तरह ज़िंदगी जीना चाहते हो, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि हेवन भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, तुम जीते जी नरक में जाओगे, यहाँ तक कि तुम मरने के बाद भी सुकून नहीं पाओगे, जाओ यहाँ से। यहाँ पर हमारे एमसी को सारा का सारा फ्लैशबैक याद आ रहा होता है कि किस तरीके से उसकी पिछली ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, कितने लोगों की उसने जान ली, और अब वो दोबारा ये सब कुछ नहीं चाहता है, इसीलिए वो अपने से बड़ों का साथ लेना चाहता है। सो वो बोल रहा होता है कि मैंने पिछली बार जो हत्या की है इस बार मैं वो सब कुछ
कुछ नहीं होने देना चाहता हूँ। यहाँ पर हमें हेवनली अलायंस का यानी कि राइटियस सेक्ट के नाम पर हो रहे गलत काम के बारे में पता चलता है। एंड यहाँ सीन शिफ्ट होता है यहाँ पर हेवनली डीमन के रूम की तरफ, जहाँ पर उसकी शेविंग और कटाई छटाई हो रही होती है, उसे कपड़े पहनाए जा रहे होते हैं, वो तैयार हो रहा होता है। यहाँ उसका गार्ड बोल रहा होता है कि मास्टर, मैंने आपका काम कर दिया है और आपने जो कहा था वो पूरा हो गया है। यहाँ पर हमारा हेवनली डीमन अपना शराब उठाता है और बोलता है कि तो तुम मुझसे कह रहे हो कि थर्ड यंग मास्टर ने मुझसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट की है। ठीक है, मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ। तुम एक काम करो, उसे गाड़ी भिजवा दो और उससे कहो कि जितना जल्दी हो सके मुझसे महल में मिलने के लिए आए। और हाँ, ध्यान रहे कि कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इस मामले में और ना ही किसी को पता चलना चाहिए। जिस पर वो बोलता है कि ठीक है मास्टर। यहाँ पे वो बोलता है कि और हाँ, एक बात और शाही गार्ड। यस मास्टर। वो शराब पीते हुए बोल रहा होता है कि अब कान खोल कर सुनो, मैं तुमसे एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी हो सके जस्टिस पवेलियन को तैयार करो, क्योंकि मैं उससे वहाँ पर मिलना चाहता हूँ। अब जस्टिस पवेलियन का नाम सुनकर वो एकदम सरप्राइज रहता है। मन सोच रहा होता है कि जस्टिस पवेलियन, लेकिन क्यों? वो महल में मिलना चाहते थे ना। लेकिन फिर वो कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि यहाँ पर हेवनली डीमन के सामने बोलने किसी की हिम्मत नहीं होती है। सो बोलता है कि ठीक है मास्टर, आपका आदेश पूरा हो जाएगा। यहाँ पर वो चला जाता है। हेवनली डीमन मुस्कुराता है। एंड यहाँ पर हेवनली डीमन काफ़ी ज़्यादा चिकना हो चुका होता है और काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो चुका होता है। पिछली बार उसके पास काफ़ी ज़्यादा दाढ़ी होती है। यहाँ पर बोल रहा होता है कि अरे वाह, सर्दियाँ आ गई हैं, चलो अब अपना काम शुरू करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जो कि किसी और का नहीं बल्कि हमारा एमसी का होता है। जहाँ पर डॉक्टर चेक कर रहा होता है, हमने सोच रहा होता है कि तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि जब से मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की है तब से मैं अपनी क्यूआई पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब भी मैं अपनी डिमोनिक एनर्जी को पूरी तरीके से काबू नहीं कर पाया हूँ। जब वो मेरी नब्ज को महसूस करता है तो पता नहीं वो हमेशा डर के जाता है डॉक्टर। तो यहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि पिछले कुछ दिनों में जितनी भी आपकी नसें क्षतिग्रस्त हुई थी और नुकसान हुआ था उन्हें, वो सारी की सारी अचानक ठीक हो गई हैं। सिर्फ यही नहीं, नसें ही ठीक नहीं हुई हैं, बल्कि जड़ी बूटियों से और एक्यूपंक्चर की सहायता से आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ भी मिली हुई है। आपका शरीर पहले के मुकाबले काफ़ी ठीक हो गया है मास्टर। मैं बहुत सरप्राइज हूँ। उसके पसीने पसीने आ रहे होते हैं, क्योंकि ये वही डॉक्टर होता है जो कि फोर्थ यंग मास्टर यानी कि हान के लिए काम करता है। यानी कि हमारे एमसी को जहर देने वाला ये डॉक्टर ही है। अब हमारा एमसी इस तरीके से ठीक हो रहा है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज है। हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि आखिर उसकी इस नज़र के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो हमेशा मुझे इस तरीके से क्यों दिखता रहता है। जितना मैं ठीक हो रहा हूँ वो उतना ज़्यादा सरप्राइज हो रहा है। सो वो सर झुकाते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा मास्टर, वो आपको ज़्यादा जल्दी से रिकवर हो रहे हैं, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। मन सोच रहा होता है ये इतना जल्दी जल्दी रिकवर कैसे हो रहे हैं, ना तो जहर का असर हो ना किसी और चीज़ का, यहाँ तक कि जड़ी बूटी और एक्यूपंक्चर भी काम नहीं कर रहा। सो वो बोल रहा होता है कि मेरा मानना है कि आपके उपचार के लिए अब एक्यूपंक्चर की ज़रूरत नहीं है। इसकी बजाय हम आपके लिए भरपूर पोषक तत्व और औषधियों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि आप जल्दी से रिकवर हो सकें। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है, लेकिन मैं एक बात के बारे में जानना चाहता हूँ। जिस पर पूछता है कि हाँ यंग मास्टर। जिस पर हमारा एमसी बोलते हैं कि एक बात बताओ, टॉप क्लास का हर्ब क्या होता है, और इसके बारे में मैंने सुना हुआ है कि ये है मेडिसन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब इस बात को सुनने का वो भी सरप्राइज रहता है। एंड यहाँ पे वो बताता है कि जिस आप टॉप क्लास के हर्ब की बात कर रहे हैं वो डीमन सेट की सबसे अच्छी हर्ब कही जाती है, जहाँ पर हम कई सारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ तक कि किसी भी इंसान की जो क्यूआई है उसे ठीक करने और उसे रिकवर करने में भी काफ़ी कारगर होती हैं। इसे काफ़ी खास तरह से बनाया जाता है। इसे तैयार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट जो कारीगर होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और इसे हाथों से तैयार किया जाता है, इसीलिए ये बहुत अच्छी होती है। उसके बाद हम आप सब लोगों को परसते हैं। यहाँ पर हमारा एनसी बोलता है कि अच्छा ऐसा है। अब मैंने सोच रहा होता है कि इस हर्ब की और इस दवाई की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अपनी क्यूआई को एक्यूमुलेट करना है। मुझे अपने अंदर की एनर्जी को वापस से ठीक करके रिकवर करना है, चाहे कुछ भी कहा जाए इस दवा को, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत है। अगर ये हर्ब मुझे मिल जाती है तो मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगा। सो ये बोलता है डॉक्टर कि ठीक है, मैं 2 दिन में वापस आऊँगा मास्टर, मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। और यहाँ पर हमारा इसी मन में सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि जितना जल्दी हो सके मुझे अपनी क्यूआई और अपनी मेडिटेशन को मजबूत करना होगा, क्योंकि उसमें ना कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है। यहाँ पे हमारा एमसी अपना पवेलियन में बैठा हुआ होता है और बोल रहा होता है कि कैसा अजीब सी जगह है, यहाँ पर से निकलना इतना आसान नहीं है। वो बाहर देख रहा होता है। मैं सोच रहा होता है कि हेवनली डीमन से मुझे मिलने जाने वाला था। मुझे लगता है कि आखिरकार मैं उससे मिलने ही वाला हूँ, लेकिन मुझे सरप्राइज़ हुआ कि आखिर किस तरह का व्यक्ति होगा। मैंने सुना हुआ है कि पूरे मुरीम में उसके बराबर ताकतवर दूसरा कोई नहीं है, और हेवनली डीमन मैं उसके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हूँ, लेकिन उसके बारे में जानने के लिए कोई और एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। सुना हुआ है कि दुनिया में और आकाश में सबसे ज़्यादा ताकतवर और उसमें ज़्यादा ताकतवर दुनिया में और कोई भी नहीं है। आज तक उसने अपनी पूरी ताकत का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो कभी भी अपनी शक्ति के सामने आता है या फिर अस्तित्व में आता है तो पूरे के पूरे मुरीम में हलचल मच जाती है। हालांकि आज तक माना जाता है कि उसने कभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। पता नहीं वो कितना ताकतवर होगा, अभी उससे मिलना खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर मैं डीमन सेट के बारे में बात करूँ तो मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ।
क्योंकि मैं सिर्फ एक हत्यारा था। मुझे हर बात चीज़ के लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। उसे याद आ रहा होता है उस लड़की के बारे में भी, जो बोल रही होती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने डीमन सेक्ट के एक महान व्यक्ति के बारे में इस तरीके की घटिया हरकत की, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पे हमारा एमसी खिसिया रहा था, मन सोच रहा था कि वो गंदी लड़की कहीं की, मैं इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि यहाँ पर दूसरा जन्म लेने के बाद भी वो मुझे कुत्ता बनाना चाहती थी एक प्लान के तहत। सचमुच में वो बहुत घटिया है। अगर मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि कितनी घटिया लड़की है। वो अपने बाल पकड़ के खींचने लग जाता है और बोलता है कि उफ, काश मैं उस हांग को ख़त्म कर सकता, और उसके परिवार की वो बेटी, मैं उसके चेहरे पर थूकना चाहता हूँ। कितना ज़्यादा घटिया लड़की थी वो। तभी उससे पीछे से कोई बोलता है कि यंग मास्टर, महल से कांटेक्ट आया हुआ है। तो ये कोई और नहीं थी बल्कि आंगा होती है, जो कि बोल रही होती है कि गाड़ी तैयार है, चलिए हम महल के लिए चलते हैं। यहाँ पे हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि चलो, अब इस तरीके से चीज़ें बदल गई हैं, मुझे सीधा अब उसका सामना करना होगा। जिस बात का डर था अब वो चीज़ हो रही है। यहाँ पे वो दरवाज़ा खोलता है और बाहर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और वो यहाँ पर पहुँच भी जाता है। एंड यहाँ पर एक गार्ड बोल रहा होता है कि मास्टर, आपको इसी समय जस्टिस पवेलियन जाना होगा, वहाँ आपको जाने के लिए ये गार्ड आपको छोड़ देगा, आप इसे फॉलो कीजिए। यहाँ पे हमारा एमसी जा रहा होता है पहाड़ियों को चढ़ते हुए, और बड़ी ही ऊंची पहाड़ी होती है। हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि बाप रे, इतनी ऊंची पहाड़ी में वो रहता है, और जस्टिस पवेलियन यहाँ कहाँ होगा? जस्टिस पवेलियन ये आखिर है क्या चीज़? यहाँ पर ऊंची चोटी पर एक छोटा सा पवेलियन दिखाया जाता है जो कि पहाड़ के बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। एंड यहाँ पर हेवेली डीमन अपना शराब पी रहा होता है और बोल रहा होता है, आजकल शराब का स्वाद कितना ख़राब हो गया है, पता नहीं वो यहाँ आ भी पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा। यहाँ पे वो दोनों चढ़ रहे होते हैं। हमारा एमसी चारों तरफ देख रहा होता है, जहाँ गार्ड ही गार्ड होते हैं जो कि सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं, और गलती से भी गलती की तो जान चली जाएगी। तो हमारा एमसी सोच रहा होता है कि ये डीमन सेक्ट का मेन हॉल है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये किस तरह का है। पहाड़ी को काट कर बनाया गया है, यहाँ बहुत सारे गार्ड हैं। अगर मुझे ये उस समय की याद दिलाता है जब कभी भी मैं हवेली अलायंस में रहा करता था, और अगर मैंने एक गलती की तो मैं फंस जाऊंगा। यहाँ पर बहुत ही हाई लेवल के मार्शल आर्टिस्ट उसकी सुरक्षा के लिए बैठे हुए हैं। इस जगह की अगर मैं बात करूँ तो अगर एक भी गड़बड़ की तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं ड्रैगन के पूल के अंदर हूँ, जहाँ पर मैंने अगर गलती की तो मैं मारा जाने वाला हूँ, बहुत ही बुरी मौत मारूंगा। यहाँ पर मैं, मुझे चुपचाप अच्छे से काम करना होगा। यहाँ पर वो लोग गेट के पास पहुँच जाते हैं। तो यहाँ हमारा एनसी सोच रहा होता है कि क्या ये है जस्टिस पवेलियन? लेकिन ये तो कोई पवेलियन नहीं लग रहा है, ये किस तरह की जगह है आखिर? दरवाज़ा खुलता है। हमारा एनसी सोच रहा होता है, नहीं, मुझे सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए, मुझे इन्हें ऐसे ही दिखाना होगा जैसे कि मैं यहाँ पर नया नहीं हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर कब से आ रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर हूँ। मुझे सोचना होगा और सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। मेरा हर एक कदम ज़िंदगी और मौत का डिसीजन है। यहाँ पर वो बोल रहा होता है सर्वेंट की प्लीज़ अंदर जाइए। हमारा एमसी अंदर जा रहा होता है और मन सोच रहा होता है कि फाइनली जितना जल्दी हो सके मुझे फोकस करना होगा और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इस समय मैं हेवेली डीमन से मिलने वाला हूँ। लेकिन देखकर सरप्राइज रहता है, क्योंकि पहाड़ी के अंदर और भी ऊंचे ऊंचे पहाड़